हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम अपने टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का ठीक है वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 का उसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 20 तक हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोग का टेस्ट काफ़ी अच्छा गया होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसके क्वांटम नंबर्स दिए हैं आपको 3,2, 3,2, -2 एंड +½ ठीक है, ये दिए हैं। और दूसरा हमारे पास दिया है 3,0,0,½ तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिया है। तो आपको पता है जो एनर्जी होती है, एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? N+L रूल के ऊपर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑफ बॉब प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, ये होती है N की वैल्यू, ये होती है L की वैल्यू, ये ML की वैल्यू होती है, और ये किसकी होती है? हमारे पास MS की वैल्यू होती है। तो ए के लिए अगर हम एनर्जी निकालें तो कितनी आ जाएगी? N+L से 3+2 डेट इज 5। ठीक है, यहाँ पे कितनी एनर्जी आ जाएगी? 3+2 5। और अगर हम बी के लिए निकालें N+L की वैल्यू, तो यहाँ पे 3+0 3। तो जिसकी वैल्यू हाईएस्ट उसकी एनर्जी भी हाईएस्ट। तो अगर L की वैल्यू इंक्रीज होगी, N+L की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? N+L रूल बोलते हैं। बट N+L रूल जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं उन्हीं के लिए वैलिड होता है। जो N+ रूल होता है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे ए की एनर्जी क्या आ जाएगी? ज़्यादा आ जाएगी, बिकॉज ए की क्या है हमारे पास? N+L की वैल्यू ज़्यादा है। तो इजी क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट होगा। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल नोड्स। ठीक है, देखो टोटल नोड्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? टोटल नोड्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास n। ठीक है, जितनी n की वैल्यू होती है उतनी ही हमारे पास क्या होते हैं? टोटल नोड्स होते हैं। टोटल नोड्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास रेडियल नोड्स। जो नोड्स होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेडियल नोड्स और एक होता है हमारे पास एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स का जो फॉर्मूला होता है डेट इज n-l-1, और जो एंगुलर नोड्स का मतलब होता है डेट इज वैल्यू ऑफ l। यहाँ पे l किसको रिप्रेजेंट करता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और n किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट उसने रेडियल नोड्स या एंगुलर नोड्स की बात नहीं करी, तो उसने टोटल नोड्स की बात करी है। टोटल नोड्स n-1 होते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, जो टोटल नोड्स होते हैं हमारे पास n-1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, जितना नंबर होगा उससे 1 माइनस कर देना है। तो अगर हम सभी केसेस में टोटल नोड्स निकालें, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 5 है, तो n-1 से 5 - 1 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 नोड्स आ जाएंगे, और यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे? 4 नोड्स आ जाएंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल नोड्स का। टोटल नोड्स किसके इक्वल होते हैं? हमारे पास n-1 के इक्वल होते हैं। ठीक है ना। उसमें से रेडियल नोड्स कितने होते हैं? n-l-1, और एंगुलर नोड्स कितने होते हैं हमारे पास? l। ठीक है ना। तो टोटल नोड्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास n-1। उसका ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास, द एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन 2py। ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ऑप्शन सी टिक कर दिया होगा, बिकॉज उन्हें लगा होगा ये मास्टर कैडेट 2022 का जो क्वेश्चन है वो है। ठीक है, बट जो मास्टर कैडेट 2022 का क्वेश्चन था उसमें 2px का पूछा था। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। ठीक है, सॉरी 2pz का पूछा था मास्टर कैडर में, तो हमारा आंसर सी बिल्कुल सही होता। बट मैंने क्योंकि क्वेश्चन चेंज कर दिया है तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको एंगुलर पार्ट्स बता रखे हैं। ठीक है ना। एंगुलर पार्ट्स पर फिर से भी लिखवा देता हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट याद करने हैं आपको। ठीक है ना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, याद ही करने पड़ेंगी। अगर एंगुलर पार्ट अगर हम एस के लिए बात करें तो एस के लिए होता है हमारे पास 1/4π, और उसकी पावर होता है 1/2। अगर हम पी एक्स ऑर्बिटल के लिए बात करें तो यहाँ पे होता है 3/4π की पावर 1/2, और फिर होता है साइन थीटा कॉस फाई। अगर हम बात करें पी वाई की, तो पी वाई के लिए होता है हमारे पास 3/4π की पावर 1/2, और साइन थीटा साइन फाई आ जाता है। ठीक है ना। फाई को हम साई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से, जैसे इन्होंने फाई को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा पी जेड का कितना होता है हमारे पास? 3/4π की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? कॉस थीटा होता है। इसकी जो डिटेल्ड थ्योरी है वो मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर के अंदर प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आपसे पी एक्स का पूछा है, अब सॉरी पी वाई का पूछा है, तो पी वाई का कौन सा बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा, साइन थीटा साई वाई वाला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या था इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट था। मास्टर कैडेट 2022 में कौन सा पूछा गया था? उसमें 2pz का पूछा गया था। अगर 2pz का पूछा जाएगा तो आंसर कौन सा सही होता हमारा?
ऑप्शन सी, बट इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। तो आई होप आप लोगों ने सोच के ही किया होगा कि क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स को लगा होगा कि सेम क्वेश्चन है, नहीं मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया था। उसके बाद एस ऑर्बिटल का पूछा है, ठीक है। एस ऑर्बिटल का तो थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट होता है, थीटा और फाई से एक ही इंडिपेंडेंट है, डेट इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे थे, थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिए थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पंजाब लेक्चर कैडर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें बोल क्या रहा है वो, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज जीरो, ठीक है। तो आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी, ठीक है ना। मतलब हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कोई भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका जो मोमेंटम है एंड पोजीशन है, दोनों को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते सेम टाइम पे, ठीक है ना, सेम टाइम पे, ठीक है ना। हम अकेले पोजीशन को मेजर कर सकते हैं, अकेले मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं, बट दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन होती है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, एरर इन पोजीशन इंटू एरर इन मोमेंटम ग्रेटर देन किसके इक्वल होता है, h/4 के, ठीक है। ये हमें रिलेशन पता है। तो यहाँ से उसने बोला क्या है कि जो हमारे पास अनसर्टेन मोमेंटम, ठीक है, डेल्टा पी कितना दिया है, 0 दिया है। तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, h/4 डेल्टा पी। अगर डेल्टा पी की वैल्यू 0 है तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/0 क्या होता है, इन्फानाइट। तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्फानाइट आ जाएगा। अब इस लाइन का मीनिंग समझो, ठीक है। इस लाइन का मीनिंग क्या है, अगर हमने जो मोमेंटम है उसको एक्यूरेटली मेजर कर लिया, अगर हमने मोमेंटम को एकदम एक्यूरेटली मेजर कर लिया, मतलब उसमें एरर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो पोजीशन में एरर है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है, अगर हमने मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर कर लिया तो जो पोजीशन है उसके अंदर काफ़ी सारा क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मोमेंटम में एरर 0 तो पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा होगा, अगर पोजीशन में एरर 0 तो मोमेंटम में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा एरर होगा। क्लियर है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है, -13.6, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 इंटू Z² ओवर n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, n = 1, और हीलियम के लिए Z कितना होता है हमारे पास, 4 होता है। तो अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे -13.6 इंटू Z का हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ए तो हमारे पास 4th के साथ मैच होगा, ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पे बी 2 के साथ मैच है, यहाँ पे बी 3 के साथ मैच है। तो अगर हम बी को ही मैच कर लेंगे, सॉरी ये वाला ऑप्शन तो रहेगा, ठीक है, ए 4 के साथ मैच होगा, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है ना। अब हमने ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में से डिसाइड करना है। तो बी ऑप्शन चेक कर लो, बी में क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ठीक Z भी 1 होता है और n की वैल्यू 1 होती है। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, -13.6 इंटू Z² ओवर n², तो ये कितनी आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। बट उसने टोटल एनर्जी नहीं बोला, उसने बोला पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, 2 टाइम्स होती है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होती है। ये रिलेशन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो 2 इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना था, मतलब -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है उसके लिए मैच सेकंड ही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड के लिए मैच कौन सा हो जाएगा, सेकंड ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर तो आ चुका है, ठीक है ना, हमारा आंसर तो आ चुका है, ठीक है ना। कौन सा आंसर बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट क्योंकि मैं आपको वीडियो सोल्यूशन डिटेल में करवाता हूँ तो मैं बाकी 2 ऑप्शन भी आपको चेक करके बताता हूँ। तो जो नेक्स्ट पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होता, जो टोटल एनर्जी का होता है उसका बस ऑपोजिट साइन होता है, 13.6 इंटू Z² ओवर n², ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू हो जाएगी 2, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, n = 3। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे 13.6 इंटू Z कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ओवर सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, n = 3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आंसर बचेगा, 13.6 इंटू 4 डिवाइड बाई 9, ठीक है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेट हमारा 6.04 होगा।
ठीक है ना। तो इसका ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा थर्ड का, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जेड कितना हो जाएगा इसके लिए 4 हो जाएगा, तो 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास 54.4 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो ये हमारा आंसर किस में आ जाएगा, जूल के अंदर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, और सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपको वेरीफाई करके दे दिए। आई होप आपको ये वाला सोल्यूशन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैगा। तो इसमें क्या बोला है, इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो जो E3 से लेके E1 तक है, तो वो किसके को लिख सकते हैं हम, E3 से पहले E2 आ जाओ, मतलब ये वाला गैप, और फिर E2 से लेके E1 तक, ठीक है ना। मतलब जो ये वाला गैप है, ये वाला एनर्जी गैप है, वो किसके को होगा, ये वाला एनर्जी गैप प्लस ये वाला एनर्जी गैप, क्लियर है। तो ये वाली स्टेटमेंट में यहाँ पे अगर प्लस होता तो सही हो जाती, बट क्योंकि माइनस दिया है तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारे पास गलत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें, अगर μ3, ठीक है ना, μ3 क्या होगा हमारे पास, यहाँ से जाने के लिए इसको हम बोलेंगे μ3, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए इसको हम बोलेंगे μ2, और यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए इसको बोलेंगे μ1। तो μ3 किसके इक्वल आ जाएगा, μ2 प्लस μ1, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ, ठीक है ना। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ। तो अगर हम 1/λ लिखते, ठीक है, 1/λ3 किसके इक्वल आ जाता है, 1/λ1 प्लस 1/λ2, ठीक है। ये वाला रिलेशन तो सही होता, बट ये वाला गलत है, ठीक है ना। सीधे वाला डायरेक्ट ऐड करेंगे तो गलत है, ठीक है, 1/, की फॉर्म में ऐड करेंगे तो ये रिलेशन सही हो जाता, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है आपको। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये वाला क्वेश्चन गलत किया होगा, ठीक है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बी टिक किया होगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, कि उन्होंने तो ये पढ़ा होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन h/4π, ठीक है ना। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये पढ़ा होता है, उनको पता नहीं है कि ये वाली फॉर्म भी किसको रिप्रेजेंट करती है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट लैम्डा इज इक्वल टू h/mb, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी, ठीक है। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज उनमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है एंड उनमें सिमेट्री भी ज़्यादा होती है। तो पहले 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब फोर्थ स्टेटमेंट, 2s की एनर्जी लेस होती है 2p से, ठीक है ना। 2s की एनर्जी 2p से लेस होती है। अगर हम यहाँ पे n+l निकालें तो n+l आ जाएगा 2 + 0 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + 1 3। तो हमें लग रहा है ये भी स्टेटमेंट सही है, बट ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास n+l रूल होता है वो हाइड्रोजन स्पीशीज के लिए वैलिड नहीं होता, ठीक है ना। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए वैलिड नहीं होता। n+l रूल किसके लिए वैलिड होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है भाई। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमारे पास क्या होता है, n+l रूल वैलिड होता है, ठीक है। अगर हमने हाइड्रोजन एटम देखना है तो हाइड्रोजन एटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली ऑन n, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी है सिर्फ n के ऊपर डिपेंड करती है। जो n+l रूल होता है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड करता है। मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, 2s की एनर्जी किसके इक्वल होगी 2p के, ठीक है। 3s की एनर्जी किसके इक्वल होगी 3p के, और वो किसके इक्वल आ जाएगी 3d के। मतलब जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एनर्जी दिया है, ये वाला फॉर्मूला भी एनर्जी का होता है, ये जूल में होता है। जो हम यूज़ करते हैं 13.6 माइनस 13.6 इंटू Z²/n², वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला जो होता है हमारे पास जूल के अंदर होता है। इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है, मतलब, ठीक है, जैसे जैसे n बढ़ेगा, लार्जर द वैल्यू ऑफ n लार्जर विल बी द ऑर्बिट रेडियस, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे हमारे पास साइज भी इंक्रीज होता है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड देखो, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी, बिल्कुल कैलकुलेट करते हैं हम इससे एनर्जी चेंजेस, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। देखो n इज इक्वल टू 1 होगा तो इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इज इक्वल टू 6, विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंडेड
इन द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट में तो भाई क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बाउंडेड होता है। ठीक है ना, जो पास होगा वो स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होगा, तो उसने लिखा है लूजली बाउंडेड, ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आपको सारे स्टेटमेंट्स पढ़ के ही करेक्ट आंसर पता चलता। ठीक है, 4th ऑप्शन ऑब्वियसली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। मतलब उसने डेल्टा एक्स को किसके इक्वल दे दिया, डेल्टा पी के इक्वल दे दिया। ठीक है, डेल्टा एक्स को किसके इक्वल दे दिया, डेल्टा पी के इक्वल दे दिया। अब डेल्टा एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एम इंटू डेल्टा वी। ठीक है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मतलब उसने ये दोनों वैल्यूज़ को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो अगर यहाँ पे देखें हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन h/4 यही तो होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब मैं डेल्टा एक्स की जगह पे एम डेल्टा वी पुट कर देता हूँ, तो एम डेल्टा पी, ठीक है, और डेल्टा पी की जगह भी एम डेल्टा वी पुट कर देता हूँ, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, h/4 के। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो आप इक्वल टू साइन यूज़ कर लिया करो। तो यहाँ पे एम स्क्वायर इंटू डेल्टा वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, h/4 के। तो डेल्टा वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, h/4 एम स्क्वायर। तो डेल्टा वी किसके इक्वल आ जाएगा, √h/4 एम स्क्वायर। ठीक है ना, तो 4 का √2 आ जाएगा, एम स्क्वायर का एम आ जाएगा, तो 1/2m बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, √h/π। ठीक है ना, तो 1/2π √h/π क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर, ठीक है, सेकंड के अंदर क्या है, गिवन है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे वीडियो सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं, जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट नंबर 2 था। अगर स्टिल किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या ग्रुप के अंदर भेज देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।